प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक, कक्षा 11वीं क्लास, वाणिज्य वर्ग, 29/10/2020 को जो है आपका जो लेसन चल रहा है उस लेसन के बारे में पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 27 तारीख को आपको पढ़ाया गया कि सीमाएं कौन कौन सी हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी की सीमाएं जो है पहले जो मैंने आपको पढ़ाई, और निर्माण में जटिलता, दूसरा है गोपनीयता की कमी, और तीसरा है अव्यक्तिगत कार्य और वातावरण। इसके बाद जो चौथा है वो अनेक नियम, कंपनी के कार्य संचालन के संबंध में कोई कानूनी प्रावधान और बाध्यताएं हैं। कंपनी पर अंकेक्षण करना, बोर्ड देना, वितरण जमा करने और प्रलेख तैयार करने के संबंध में अनेक प्रतिबंध होते हैं तथा इससे रजिस्ट्रार या सेबी या कंपनी लॉ बोर्ड जैसे अनेकों संस्थाओं से विभिन्न प्रमाण पत्र लेने होते हैं, जिसमें कंपनी की प्राचलन संबंधी स्वतंत्रता कम होती जाती है तथा इन औपचारिकताओं में कमी, समय, प्रयत्न और पैसा लगता रहता है। तो देखिए कंपनी और इस प्रकार जो है तो ये उनकी सीमाएं हैं। तो देखिए तीनों कंपनियों में अंतर बताने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि तीनों कंपनियों में अंतर पाया जाता है, और अंतर के बारे में पर चर्चा करेंगे कि तीनों आधार, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी दोनों में अंतर पूछा है। सदस्य निवेशकों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी, सदस्यों की अनुक्रमणिकता, अंशों का हस्तांतरण, अंशों के रूप कर के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है। न्यूनतम 7, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। इसमें सदस्य संख्या न्यूनतम 7 होनी चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। और कम से कम 5 लाख रुपये अनिवार्य कोई प्रतिबंध अपने अंशों और ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित कर सकता है। इसमें बताया गया कि न्यूनतम 2 सदस्य, अधिकतम 50 सदस्य निजी कंपनी में होने चाहिए। कम से कम 2 या 2 लाख रुपये अनिवार्य नहीं हस्तांतरण प्रतिबंध अपने अंशों और ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकता। ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो देखिए आगे का जो सीमाएँ हैं वो है निर्णय में देरी। कंपनी का प्रबंध लोकतांत्रिक ढंग से निदेशक मंडल के माध्यम से होता है, जिसके बाद प्रबंध के विभिन्न स्तर या उच्च, मध्य और निम्न स्तर के प्रबंध आते हैं। विभिन्न प्रस्तावों के संप्रेषण और अनुमोदन की प्रक्रिया के कारण न केवल निर्णय लेने में बल्कि उसमें क्रियान्वित करने में भी देरी होती है। इसलिए कह रहे हैं कि निर्णय लेने में देरी होती है। कंपनी का जो प्रबंध जो है लोकतांत्रिक ढंग से जो है निदेशक मंडल के माध्यम से होता है, ऊपर से नीचे तक चलती रहती है कड़ी, और इसमें निर्णय लेने में क्या हो जाता है, देरी लगती है, देरी हो जाती है। इस कारण की संभावनाएं आती हैं। अल्पतंत्रीय प्रबंध सिद्धांत, कंपनी एक लोकतांत्रिक संस्था है जिसमें निदेशक मंडल स्वामियों यानी कि अंशधारकों के प्रतिनिधि होते हैं, परंतु व्यवहार में अधिकांश बड़े आकार के संगठनों में या बड़ी संख्या में जो है आकार के संगठनों और बड़ी संख्या में जो है संगठनों में से बड़ी संख्या में अंशधारी होते हैं। स्वामियों के कंपनी के जो है कंपनी के नियंत्रण एवं उसके संचालन में बहुत कम हाथ होता है, क्योंकि अंशधारी पूरे देश में फैले होते हैं तथा उसका बहुत कम प्रतिशत साधारण सभा में उपस्थित होता है, और परिणाम स्वरूप और निदेशक मंडल को अपने अधिकारों को प्रयोग करने की पूरी आज़ादी मिल जाती है तथा अपने और कभी कभी वह अंशधारकों के हितों के विरुद्ध भी इसका उपयोग करते हैं। साधारणतः एक अंशधारक जो है जो प्रबंध से संतुष्ट नहीं है, समक्ष अपने अंशों को बेच देने के अलावा और कोई विकल्प उसके पास नहीं होता। जब उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता है, क्योंकि निवेशकों को सभी प्रमुख निर्णयों को लेने का अधिकार होता है। जब निवेशक को सभी निर्णय लेने का जो अधिकार होता है तो इस प्रकार की जो है समस्याएं उनके पास नहीं आनी चाहिए। तो देखिए निवेशक को सभी समस्त निर्णय को लेने की जो है उसके पास अधिकार होता है, और समस्त निर्णय लेने का जो अधिकार होता है तो उसको ये कार्य करने पड़ते हैं। कंपनी का जो है विशेष जो अधिकार पाया जाता है, विशेष जो लेने का अधिकार होता है, कंपनी का शासन कुछ लोगों के हाथों में होता है, तो ये भी एक चीज़ें मानी जाती है। तो अल्पतंत्रीय प्रबंध के रूप में जाना जाता है। हितों का टकराव होता है। कई बार जो है कंपनी के विभिन्न अंशधारकों के हितों में टकराव हो सकता है। उदाहरण के लिए कर्मचारियों की रुचि ऊंचे वेतन में होगी तो उपभोक्ता कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु और सेवाएं चाहेंगे। वही अंशधारी चाहेंगे कि उचित दरों से लाभांश मिले और उसके अंशों का वास्तविक मूल्य बढ़े।
तो इस प्रकार जो बड़े और इन विरोधी हितों को संतुष्ट करना कंपनी के प्रबंध में अक्सर समस्याओं को जन्म देता है। तो देखिए ये वो इस चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं। भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी, गुणवत्ता या यात्रा इसमें बताई गई है। क्या गुणवत्ता है, क्या यात्रा है, कब इसकी स्थापना की, 1971 में इसकी स्थापना की गई। तो देखिए इसमें कंपनी के प्रकार जो है, आपको आगे की जो लेसन या आगे की जो टॉपिक है वो कंपनी के प्रकार के बारे में आप चर्चा करेंगे कि कंपनी के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से प्रकार कंपनी के हैं। तो कंपनी दो प्रकार की होती है, एक तो निजी कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी। तो देखिए कंपनी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक निजी कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी। इसके विस्तार से वर्णन जो है नीचे अपन आने वाले जो है अगली क्लास में जो आने वाले अगले जो लेसन हैं उसमें करेंगे। और इसके बाद आने वाले जो अगले जो उसमें अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए कंपनी के प्रकार जो है, दो प्रकार की कंपनी होती है, एक निजी कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी। तो आइए भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स जो